कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर आयरिश दिखाई जाती है, जो कि अपने घर में और वो बहुत परेशान है। सुबह सुबह वो अपने घर से उठती है, अपने बेटे की खिलौने वाली शिप लेके घर से बाहर निकल जाती है। वो शहर के बाहर एक पार्क में जाती है और उस पार्क के सबसे ऊंची पहाड़ी में चली जाती है। उस पहाड़ी के पास एक पेड़ है जहाँ पर उसके बेटे मैथ्यू की फोटो है। वो उस फोटो को देख के बहुत इमोशनल हो रही है, शायद उसका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। अब आयरिश ये फैसला कर चुकी है कि अब उसे इस दुनिया में नहीं रहना। वो पहाड़ी के पास जाती है, वो कभी भी पहाड़ी से नीचे गिर सकती है, लेकिन इससे पहले वो कोई गलत कदम उठाती, वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि आयरिश को देख के कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन तुम जो ये कर रही हो वो गलत है, ये मत करो। आयरिश उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो आदमी समझ जाता है कि आयरिश अब अपनी जान दे देगी। वो आदमी आयरिश को कहता है कि मेरा नाम रिचर्ड है और तुम जो महसूस कर रही हो कुछ साल पहले मैं भी ये महसूस कर रहा था। कुछ साल पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई के साथ ड्राइविंग पे जा रहा था। रास्ते में मैं और क्लोई झगड़ा कर रहे थे और इसी वजह से हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मैंने क्लोई को अपने सामने तड़पते हुए देखा, अपनी जान देते हुए देखा, और तब मुझे ऐसा एहसास हुआ जो एहसास मैं आज तक भूल नहीं पाया। क्लोई के जाने से पहले मैंने उससे कुछ कहा था और मैंने उससे क्या कहा था वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उस एक्सीडेंट के बाद क्लोई तो चली गई, लेकिन मैं 9 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। मैं चलने फिरने की हालत में तक नहीं था, लेकिन उस 9 महीनों के बाद मुझे समझ में आया कि जिंदगी की क्या कीमत होती है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बाकी फैसला तुम्हारा है। रिचर्ड की बातें सुन के आयरिश भी रिचर्ड को अपनी कहानी सुनाती है कि कुछ साल पहले यहीं पर मैं, मेरा बेटा और मेरे पति वेकेशन पे आए थे। मेरी नजर मेरे छोटे बेटे मैथ्यू से थोड़ी देर के लिए हट गई और मैथ्यू खेलते खेलते इस पहाड़ी के नीचे गिर गया। मुझे तो उसकी बॉडी तक नहीं मिली और इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। रिचर्ड आयरिश को समझाता है कि तुम्हारे ये करने से तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये कह के रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद रिचर्ड ये देखता है कि आयरिश भी उसके पीछे आ रही है, यानी कि आयरिश ने रिचर्ड की बात मान ली। वो दोनों अपनी कार के पास जाते हैं। अब आयरिश रिचर्ड से बाय कह रही है और उससे थैंक यू भी कहना चाहती है, लेकिन रिचर्ड के इरादे कुछ नेक नहीं है। रिचर्ड के हाथ में एक अम्ब्रेला है। आयरिश को समझ में नहीं आता कि अभी तो बारिश भी नहीं होने वाली, तो इसके हाथ में छाता कर क्या रहा है। उस छाते को लेकर रिचर्ड आयरिश के ऊपर हमला कर देता है। वो छाता एक शॉक मशीन था और शॉक से आयरिश बेहोश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड आयरिश को लेके अपनी कार में बैठ चुका है। सोचिए जरा, अगर कोई अनजान आदमी आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे आयरिश की आंख खुलती है और वो ये देखती है कि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। रिचर्ड उसे लेके कहीं जा रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो रिचर्ड से कहती है कि प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो। रिचर्ड उससे कहता है कि आप ये मत कहना कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा पति है। मैं ये सब सुन के इमोशनल बिल्कुल नहीं होऊंगा। आयरिश ये समझ जाती है कि रिचर्ड उसे छोड़ेगा नहीं, जो कुछ करना है उसे ही करना होगा। आयरिश की पॉकेट में एक नाइफ है और वो उस चाकू का इस्तेमाल करके अपने हाथ पैर खोलना शुरू करती है। इसी बीच आयरिश रिचर्ड को बातों में उलझाने की कोशिश करती है। उससे क्लोई के बारे में पूछती है। रिचर्ड को भी समझ में नहीं आ रहा कि आयरिश आखिरकार उससे ये सब क्यों पूछ रही है। इस सवाल का जवाब रिचर्ड को थोड़ी देर में मिलता है, जब आयरिश अपने हाथ खोल लेती है और वो रिचर्ड के ऊपर हमला कर देती है। रिचर्ड कार संभाल नहीं पाता और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रिचर्ड और आयरिश दोनों कार से बाहर निकलते हैं। अब आयरिश अपने पैर को भी खोल चुकी है, उसके पास चाकू है। ये सब देख के भी रिचर्ड हंस रहा है। आयरिश उससे कहती है कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें मार दूंगी। रिचर्ड हंसता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। और उसके बाद रिचर्ड आयरिश को एक इंजेक्शन दिखाता है। आयरिश को लगता है कि रिचर्ड ने उसे जहर दे दिया है, लेकिन रिचर्ड आयरिश को बताता है कि ये जहर नहीं है। इस इंजेक्शन के बाद तुम्हारा पूरा शरीर 20 मिनट के अंदर पैरालाइज हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। उसके बाद तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करेगा। कुछ देर के बाद तुम्हारे हाथ काम करना बंद हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे पैर, और जैसे जैसे 20 मिनट पूरे होंगे तुम्हारा पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा। आयरिश समझ जाती है कि उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे यहाँ से भाग के दूर जाना पड़ेगा। वो रिचर्ड से भाग के जंगल की तरफ जाती है। रिचर्ड को पता है कि वो आखिर कहाँ तक जाएगी। भागते भागते धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और आयरिश के पैर हाथ काम करना बंद करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसके पैर काम करना बंद करते हैं। अब आयरिश समझ चुकी है कि अब उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। वो एक
पेड़ के पास छुप जाती है। उसे पता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है, 5 मिनट के अंदर उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देगी। रिचर्ड भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आता है। आयरिश जो कि रिचर्ड से बचने की कोशिश कर रही थी, वो गलती से जंगल के खूंखार चींटियों के पास चली गई थी। उन चींटियों और रिचर्ड से बचने के लिए आयरिश नदी में कूद जाती है। अब आयरिश की बॉडी पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुकी है, सिर्फ उसके हाथ और पैर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। नदी का बहाव आयरिश को लेते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। किसी तरह से आयरिश नदी से बाहर निकलती है। अब उसके पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है और उसके बाद उसका पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। वो ना चलने के ना कुछ बोलने के काबिल रहेगी। 1 मिनट खत्म होने के बाद आयरिश जंगल में गिर जाती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसकी सिर्फ आंख काम कर रही है और बाकी शरीर का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। लेकिन आयरिश की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो नदी से बाहर निकल के जंगल में एक कॉटेज के पास आ गई थी और उस कॉटेज में बिल नाम का एक बुरा आदमी रहता था। वो आयरिश के पास आता है। वो आयरिश को देखता है कि आयरिश हिल भी नहीं पा रही है, लेकिन आयरिश अपनी आंखों के इशारों से बिल से मदद मांग रही है कि प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। बिल समझ जाता है कि ये लड़की मुसीबत में है। वो उस लड़की को लेकर अपने घर जाता है, लेकिन इससे पहले बिल कोई कॉल कर पाता, अचानक उसके डोर पे एक नॉक होता है। नॉक नॉक, और ये और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड है। रिचर्ड बाहर से चिल्ला रहा है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उसे देख के आयरिश डरना शुरू कर देती है। बिल ये समझ जाता है कि शायद आयरिश को इसी इंसान से खतरा है। वो आयरिश को अपने घर में छुपा देता है और उसके बाद रिचर्ड को अंदर बुलाता है। रिचर्ड अंदर आके नाटक करना शुरू कर देता है। वो बिल को अपना नाम एंड्रयू बताता है, यानी कि उस इंसान का असली नाम रिचर्ड नहीं था। वो शुरुआत से ही आयरिश से झूठ कह रहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो आखिर आयरिश को मारना क्यों चाहता है? ये तो हमें आगे की कहानी बताएगी। एंड्रयू नाम का वो शैतान इंसान बिल के सामने झूठी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि आयरिश उसकी बीवी है और आयरिश की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं है, वरना वो आयरिश को कॉल करता। आयरिश को पल पल में दौरे पड़ते हैं और दौरों के बाद उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसे उसकी बीवी की बहुत फिक्र हो रही है। अब बिल को भी एंड्रयू के बात पे यकीन हो रहा है, लेकिन इससे पहले वो उसे आयरिश के बारे में बताता, एंड्रयू का फोन बच जाता है और बिल ये समझ जाता है कि एंड्रयू उससे भी झूठ कह रहा था, क्योंकि उसने उससे कहा था कि उसके पास उसका फोन नहीं है। जब ये फोन की बात छुपा सकता है तो आयरिश के बारे में भी तो झूठ बोल ही सकता है। बिल ये फैसला करता है कि वो एंड्रयू को आयरिश के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एंड्रयू को शक हो चुका है कि बिल ने आयरिश को कहीं छुपाया है और अब एंड्रयू अपने असली रूप में आता है। वो बिल से पूछता है कि बताओ आयरिश कहाँ है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन बिल इतनी आसानी से मरने वाला था नहीं। वो एंड्रयू के ऊपर हमला कर देता है और एंड्रयू को बहुत मारता है और इसी बीच वो पुलिस को भी कॉल कर देता है। एंड्रयू ये समझ जाता है कि अब वो बिल को जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो चाकू से बिल को मार देता है। वो बिल को मार रहा है और सोफे के पीछे छुपी हुई आयरिश ये सब साफ साफ अपने आंखों से देख रही है। बिल को मारने के बाद एंड्रयू पूरे घर में आयरिश को ढूंढता है, लेकिन आयरिश अब कहीं नहीं है और अब पुलिस भी यहाँ आने वाली है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो फैसला करता है कि वो पूरे घर को आग लगा देगा। वो पूरे घर को आग लगा रहा है और आयरिश को समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे बचे। अब उसे एंड्रयू के सामने आना ही पड़ेगा। एंड्रयू बाहर बिल की कार लेके जाने वाला है। घर में आग लग चुकी है। आयरिश को वो इंजेक्शन लगाए हुए काफी वक्त हो चुका है और अब उसकी बॉडी धीरे धीरे हरकत में आएगी। अभी आयरिश की सिर्फ एक उंगली काम कर रही है और आयरिश की किस्मत अच्छी थी कि वो जहाँ पर छुपी हुई थी वहां पर खिड़की का लॉक था। वो उस लॉक का इस्तेमाल करती है, खिड़की बंद और खुलने लगती है। एंड्रयू भी बाहर से ये देख लेता है। वो समझ जाता है कि आयरिश उसे इशारा कर रही है। वो घर के अंदर जाके आयरिश को बचा लेता है। अब उस हैवान के पास आयरिश फिर से वापस आ चुकी है। वो हैवान बिल को मार चुका है और अब बिल की कार लेके पेट्रोल पंप के पास जाता है। वो पेट्रोल भराने के लिए कार से बाहर निकलता है और आयरिश कार में अकेली है। उसे पता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी काम करना शुरू कर रही है। वो देखती है कि पेट्रोल पंप में बहुत सारे लोग हैं, अगर वो बोल पाए तो वो मदद मांग सकती है। वो बोलने की बहुत कोशिश करती है। एक बच्चा भी उसके पास आता है, लेकिन वो बेचारी बोल नहीं पाती। हमें ये भी दिखाया जाता है कि पुलिस वाले बिल के घर की तरफ जा रहे हैं। याद है ना, बिल ने पुलिस वालों को बुलाया था, लेकिन अब वहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है। आयरिश भी कुछ बोल नहीं पाती और एंड्रयू नाम का वो हैवान भी कार में लौट जाता है। वो अब आयरिश को लेके उसी जगह पे जा रहा था जहाँ पर उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो बहुत खुश है क्योंकि आयरिश अब उसके हाथ आ चुकी है। वो उस कार के पास जाता है। वो अपनी कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस्मत एक बार फिर से आयरिश का साथ दे देती है।
हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। पुलिस वाले जो कि बिल की ट्रक को देख के पहचान चुके हैं कि इस ट्रक की तो रिपोर्ट की गई थी ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो एंड्रयू से सवाल पूछता है कि तुम दोनों कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड्रयू उस पुलिस वाले से भी झूठी कहानी बनाता है। वो कहता है कि वो और आयरिश शादीशुदा थे और एक दिन हमारा बेटा पहाड़ी से गिर के मर गया और तब से आयरिश सदमे में है। वो हमेशा नशे में रहती थी, उसने नशे में हमारी कार को यहाँ पर ठोक दिया था और अब मैं आयरिश को यहाँ से लेने आया हूँ। पुलिस वाले को अब एंड्रयू के बात पे यकीन हो रहा है। वो आयरिश के पास जाता है, लेकिन अब वक्त आयरिश का था। आयरिश की जुबान धीरे धीरे काम कर रही थी। वो पुलिस वाले से कहती है कि मेरी मदद करो। पुलिस वाला समझ जाता है कि ये खतरे में है, लेकिन इससे पहले वो आयरिश की मदद कर पाता है। एंड्रयू नाम का वो हैवान उस पुलिस वाले के ऊपर भी हमला करके उसे भी बेदर्दी से मार देता है। अब एंड्रयू को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कार लेके आगे बढ़ता है और इसी बीच एंड्रयू की बीवी का कॉल आता है कि उसकी बेटी और बीवी एंड्रयू से मिलने उसके जंगल वाले केबिन में आ रहे हैं। अब एंड्रयू के पास वक्त नहीं है। अब वो फैसला करता है कि वो आयरिश को मार देगा। अब आयरिश की जुबान काम करने लगी है। वो एंड्रयू को समझाती है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मैं तुम्हारा असली नाम तक नहीं जानती, तुम मुझे सड़क के किनारे फेंक के चले जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन एंड्रयू अब ये फैसला कर चुका है कि वो आयरिश को मारेगा। आयरिश उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो एंड्रयू उससे बताता है जब लोग मेरे सामने मरते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है और तब से मैं इस जंगल में अपने कैबिन में आता हूँ और शिकारों को ढूंढता हूँ और अपने सामने तड़पा तड़पा के मारता हूँ। हाँ, तुम्हारा वक्त बहुत जल्दी आ गया क्योंकि मेरी बीवी और बेटी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। एंड्रयू आयरिश को लेके अपनी बोट पे जाता है। उसका प्लान ये था कि आयरिश के हाथ पैर बांध के वो उसे नदी में फेंक देगा। वो नदी के बीच में पहुंचता है। आयरिश रो रही है। वो उससे कहती है ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मेरा बस एक काम कर दो, मेरे जेब में मेरी बेटे की बोट है, खिलौने वाली बोट, आपको याद है ना, वो मुझे निकाल के दे दो, मैं उससे देखना चाहती हूँ। एंड्रयू मान जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये आयरिश की चाल है। आयरिश एंड्रयू के चाकू को लेके उस पे हमला कर देती है और उसके बाद एंड्रयू की गन को लेके एंड्रयू को गोली मार देती है। एंड्रयू नदी में गिर जाता है, लेकिन आयरिश को ये पता नहीं था कि गोली के वजह से बोट में छेद हो चुका है और अब उसकी बोट भी नदी में डूब जा रही है। धीरे धीरे पूरी बोट आयरिश को लेके नदी में डूब जाती है। तो क्या ये आयरिश का अंत था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब आयरिश की बॉडी पूरी तरीके से काम करना शुरू कर चुकी है और आयरिश तैरते हुए नदी से बाहर निकल जाती है। उसे एक नया जीवन मिला है और अब उसे इस जिंदगी की बहुत कदर है। वो देखती है कि एंड्रयू भी बच चुका है और वो भी नदी से बाहर निकल चुका है। वो एंड्रयू के पास जाती है और एंड्रयू से कहती है कि थैंक यू मुझे इस जिंदगी का मतलब समझाने के लिए, और फिर वो एंड्रयू को मरता हुआ छोड़ के वहां से चली जाती है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। थी ना अच्छी कहानी? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।